हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं यानी कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। गाइस, इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था इन्फेंसी एज, उसकी मीनिंग डिफिनीशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी एज, ये जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था है। तो चलिए गाइस देखते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल, सामाजिक यानी कि सोशल, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल। इन सारे डेवलपमेंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि शैशवावस्था में ये जो सारे विकास यानी कि उसका बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। जैसे कि फर्स्ट है शारीरिक विकास में तीव्रता, रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ। तो जो बालक होता है, बालक के प्रथम जो वर्ष होते हैं उसमें उनकी शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। फर्स्ट ईयर में उसकी जो हाइट है और वेट दोनों ही तीव्र गति से ग्रोथ करते हैं। उसकी कर्मेंद्रियां यानी जो काम करने वाली जो इंद्रियां हैं, जैसे कि हाथ पैर, तो ये और आंतरिक अंग जैसे कि हार्ट हो गया, पैंक्रीज हो गए, लीवर हो गए और मसल्स आदि का भी उत्तरोत्तर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। तो इन सभी चीज़ों का कर्मेंद्रियां यानी जो काम करने वाली इंद्रियां हैं और इंटरनल जो बॉडी पार्ट है, तो इन सभी का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है प्रथम 2-3 वर्षों में। फिर उसके बाद गाइस सेकंड है अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी। इस समय शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। जैसे कि शारीरिक रूप से कि वह अपने काम अपने आप नहीं कर पाता है, वह अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, अभी ये भी आएगी हेडिंग। और फिर उसके बाद बौद्धिक रूप, जैसे कि वह उतना चिंतन मनन नहीं कर पाता है, उसके सामने जो मूर्त वस्तुएं रहती हैं बस उसी के बारे में सोच पाता है, तर्क कर पाता है। बाकी जो अमूर्त है तो वो उसमें नहीं तर्क उतना कर पाता है, अमूर्त के बारे में एकदम सोच ही नहीं पाता है, कल्पना ही नहीं कर पाता है। तो गाइज आज भी एक क्वेश्चन हम देते हैं कि आप लोगों को ये बताना है कि जो बालक है वो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में सबसे अधिक करता है, इन्फेंसी एज, चाइल्डहुड एज या लास्ट वाला था एडोलसेंस एज, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन तीनों अवस्था में जो बालक होता है उसकी अमूर्त चिंतन की जो शक्ति होती है वो किसमें सबसे अधिक होती है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए गाइज आप लोग। फिर थर्ड हेडिंग पर बात करते हैं पर निर्भरता, डिपेंडेंसी। जन्म के बाद कुछ समय तक वह बड़ी असहाय स्थिति में रहता है। डिपेंडेंसी में ये है कि जैसे कि जो बालक होता है वो शारीरिक रूप से अक्षम होता है, असहाय होता है, वह अपना काम स्वयं नहीं कर पाता है। जैसे अगर उसको मान लो भूख लगी है, बालक एक छोटा सा बालक है, उसको भूख लगी है, तो वो भूख जब उसको लगेगी तो अपने आप से नहीं जाएगा दूध का बोतल ले लेगा, वो लेगा नहीं, वो बल्कि रोता है। तो उसकी मम्मी समझ जाती हैं कि इसको भूख लगी है, और उसके घर पर जो प्री पेरेंट रहते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है तब ये रो रहा है। तो फिर उनके सामने वो खाना या जैसे कि जो दूध है लाया जाता है तब वो खाता है। और जैसे कि उसे नहाना धोना बाकी जो काम होते हैं उसका वो खुद से नहीं कर पाता है, उसके लिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो शैशवावस्था में पर निर्भरता पाई जाती है बच्चों के अंदर। फिर इसके बाद वाली हेडिंग है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार यानी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इस समय शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर रोता, क्रोधित होता और जो भी वस्तु उसके पास होती है उसी को मुंह में डाल लेता है। जैसे कि अगर उसे भूख लगी है तो ये नहीं है कि वो बोलेगा नहीं मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बोलता नहीं है, बल्कि बच्चा जो है वो रोने लगता है या क्रोध के द्वारा प्रकट करने लगता है कि मुझे भूख लगी है, वस्तुओं को इधर उधर फेंकने लगता है। तब उसकी जो मॉम होती है वो समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा है, फिर उसके लिए व्यवस्था की जाती है। फिर गाइज उसके बाद ये हेडिंग है कि मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, अटेंशन, स्मृति, मेमोरी, कल्पना, इमेजिनेशन, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। इस संबंध में गुड NF एक मनोवैज्ञानिक हैं, गुड NF
ए गुड मतलब इनका नाम याद रख सकते हैं, गुड मतलब अच्छे किस्म के आदमी हैं, तो गुड एनफ का विचार है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष का आयु तक हो जाता है, आधे 3 वर्ष की आयु तक, यानी कि जो मानसिक विकास है वो जो 3 वर्ष होता है आधा, मतलब शुरुआत के जो 3 वर्ष होते हैं, 6 वर्ष, क्योंकि जन्म से 6 वर्ष शिशुअवस्था है, तो शुरुआत के जो 3 वर्ष होते हैं उसमें उसका स्मृति, ध्यान, कल्पना, संवेदना, इन सभी का बहुत अच्छे से विकास हो जाता है। वो अपने माइंड में जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर देखता है तो बहुत जल्दी से उसे याद हो जाता है कि ये मेरी वस्तु है। जैसे कि अगर वो खेल रहा है तो वो अपनी वस्तुओं को बहुत अच्छे से पहचानेगा। अगर उसका टूटा चम्मच है या कोई भी चीज़ उसका है तो वो अपनी वस्तुओं को बहुत अच्छे से समझ जाता है, जैसे कि अपने पेरेंट को भी बहुत अच्छे से पहचानता है, और बाहरी लोग जो रहते हैं उनसे वो दूरी बनाता है, लेकिन अपने पेरेंट के साथ बहुत अच्छे से वो खेल पाता है। तो ये प्रारंभ के जो जन्म से 6 वर्ष हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी अटेंशन पावर, यानी कि वो ध्यान देने वाली पावर होती है जो वो, और स्मृति यानी कि जो उसकी मेमोरी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से इसका विकास होता है बालक का। अब गाइस फिर उसके बाद हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस समय सीखने की गति बहुत तेज होती है। बालक गैसल के अकॉर्डिंग है, गैसल मनोवैज्ञानिक है, इनके अकॉर्डिंग है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। जब गाइस मैंने डिफिनीसन की बात की थी तब भी मैंने गैसल के अकॉर्डिंग बताया था कि बालक जो होता है वो प्रथम 6 वर्ष में यानी कि शैशवावस्था के एज में बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो 12 वर्ष बाकी जो 12 वर्ष है उससे दुगना सीखता है, बहुत तीव्र गति से सीखता है, रैपिडिटी लर्निंग पावर होती है उसकी। और फिर उसके बाद गाइस है 7 नंबर कल्पनाशीलता, इमेजिनेटिवनेस। इस समय शिशु में कल्पना की मात्रा अधिक पाई जाती है और वह कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। थॉर्नडाइक का विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक के, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्रायः अर्धस्वप्नों की हालत में रहते हैं। वे सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है जो हमें दिखाई दे रहा है यही सब कुछ सत्य है। वो अंतर नहीं कर पाते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य, उन्हें सब कुछ सत्य ही लगता है। फलस्वरूप वे कल्पना की अधिकता के कारण झूठ बोला करते हैं। रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। जैसे कि अगर उसे खेलने से दिक्कत या किसी भी चीज़ से उसे अगर दिक्कत हो रही है, अगर खेल रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, एक्टिविटी कोई अलग कर रहा है, तो उसमें उस चीज़ का वो खुद नायक बन जाता है और अपनी कठिनाइयों को स्वयं दूर करने के लिए सोचता है। वो दूर भले ही ना कर पाए लेकिन सोचता ऐसा ही है, तो उसकी कल्पना शक्ति बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। फिर उसके बाद दोहराने की प्रवृत्ति, यानी जो शैशवावस्था रहता है तो उसमें दोहराने की प्रवृत्ति की बात हम करेंगे। इस अवस्था में शिशु में किसी क्रिया या शब्दों को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है। जैसे कि अगर कोई छोटा सा बालक है तो वो अनुकरण से सीखता है, ये अभी हेडिंग आएगी। और दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे कि अगर आप कोई कार्य उसके सामने, बच्चे के सामने कर रहे हैं तो वह भी वही दोहराना चाहेगा। जैसे कि इसीलिए जो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूलों में बच्चों को गीत और रचना की आवृत्ति कराई जाती है, क्योंकि वो बार बार वही चीज़ करते हैं तो उनको मज़ा आता है। अगर हम खेल के माध्यम से करेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और अधिक से अधिक सीखेंगे भी। तो ऐसे दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में अधिक होती है। फिर उसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, यानी जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो अपने पेरेंट से ही सीखता है। जैसा वो बिहेव करते हैं बच्चों के साथ वैसा वो भी बिहेव करता है। जैसे कि अगर छोटे बच्चे रहते हैं, अगर हम उनको इशारे से कुछ कहते हैं या बोलने के लिए कुछ कहते हैं तो बहुत आसानी से हमारा अनुकरण करके वो ऐसा करने के लिए सोचता है। फिर उसके बाद है प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, यानी प्रत्यक्षात्मक, इसका हम अगर वर्ड अलग अलग करेंगे तो प्रत्यक्ष आत्मक, यानी कि जो चीज़ प्रत्यक्ष है, सामने है, उसको अनुभव द्वारा सीखना। यानी जो वस्तु है अगर वो प्रत्यक्ष यानी कि सामने है तो हम वो जो बच्चा होता है वो एक्सपीरियंस द्वारा सीखता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको अप्रत्यक्ष रूप से अगर कुछ सिखा रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा जितना कि अगर प्रत्यक्ष हम सिखा रहे हैं। इसीलिए छोटे छोटे स्कूलों में रखा जाता है एकदम पूरा वस्तु, जो आर्टिफिशियल वस्तु आती हैं जैसे कि एप्पल के, विभिन्न टाइप के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इन सब के आर्टिफिशियल जो वस्तु रहती हैं उसे रख कर, उसे दिखाकर बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो अच्छे से सीख सकें।
फिर उसके बाद है संवेगों का प्रदर्शन। संवेग मीन्स इमोशन। इमोशन मीन्स जैसे कि हंसना, रोना, गाना। अगर बच्चों के अनुरूप व्यवहार किया जा रहा है तो हंसेंगे, खुश होंगे, और अगर उसके विपरीत व्यवहार किया जा रहा है तो गुस्सा करेंगे, रोएंगे, सर पटकेंगे। इस प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद है आत्म प्रेम की भावना, यानी जो बच्चा जब छोटा होता है तो शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। इस समय वह यह चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता एवं भाई बहनों का पूर्ण स्नेह मिले। ऐसा न होने पर वह अन्य भाई बहनों से ईर्ष्या करने लगता है। जो वस्तु या खिलौना उसे दिया जाता है उसे वह दूसरों को न देकर अपने पास ही रखना चाहता है। जैसे कि आत्म प्रेम, यानी कि वो आत्म प्रेम मीन्स ये है कि वो अपने आप से ज़्यादा लगाव रखना चाहता है, अपने वस्तुओं से ज़्यादा लगाव रखना चाहता है, और उसके पेरेंट लोग जो भी वस्तु देते हैं वो किसी और को देना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि जो सब कुछ है वो मेरा ही है। और अपने माता पिता का सबसे ज़्यादा प्यार वही चाहता है, यानी कि बच्चा ही चाहता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि छोटे छोटे अगर बच्चे रहते हैं तो अगर उन बच्चों के साथ अगर थोड़ा अलग मतलब बर्ताव किया जा रहा है तो उन्हें लगेगा कि वो मतलब तब गुस्सा करेंगे, वस्तुओं को फेंकेंगे कि सबका टेंशन मेरे पास आए ताकि सब मेरे से लगाव रखें। वो बच्चे ऐसा चाहते हैं। फिर उसके बाद है काम प्रवृत्ति, यानी कि सेक्स इंस्टिंक्ट। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है और यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, किंतु उसका प्रकाशन वयस्कों की बात नहीं होता। शिशु को अपने अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना, हाथ और पैर का अंगूठा चूसना काम प्रवृत्ति का सूचक है। जैसे कि काम प्रवृत्ति मीन्स अंगों से, अब वो काम प्रवृत्ति मीन्स ये है जैसे कि वो अपने अंगों से लगाव रखेगा, अपने हाथ पैर को चूसेगा, तो इस प्रकार वो काम प्रवृत्ति को व्यक्त करेगा। फिर उसके बाद है गाइस नैतिक भावना का अभाव। इस समय शिशु का नैतिक विकास नहीं हो पाता, उसे अच्छी बुरी उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। वह वही कार्य करता है जिसमें उसे आनंद आता है। जैसे कि देखिए, अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों का, तो बच्चा अगर कहीं मेले में जा रहा है तो वह नहीं देखता है कि उसके जो फैमिलियर लोग आए हैं या बाकी जो रिश्तेदार लोग आए हैं उसी में अगर मिल गए हैं मेले में वगैरह, फिर उसके बाद तब फिर वो ये नहीं देखता है कि वो क्या सोचेंगे उसके बारे में, बाद में उसको क्या चढ़ाएंगे, वो नहीं सोचता है। वो सोचता है बस मुझे वो सामान चाहिए जो उसे अच्छा लग गया है, उसके लिए चाहे रोए, चाहे गाए, चाहे सिर पटके, चाहे नीचे ही सो जाए, जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। ये देखता ही नहीं है कि वो अपनी नैतिक भावना ये सब पर ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि उसका मतलब ये रहता है कि हमें वस्तु चाहिए तो चाहिए। रॉस ने इसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया है कि आगे चलकर सामाजिक वातावरण इस आनंद और दुख प्रेरक को कुछ न कुछ व्यवस्थित रूप से पारितोषिक और दंड देकर पुनः बल देता है। इनके अकॉर्डिंग ये डिफिनीशन दी गई है। फिर उसके बाद 15 नंबर है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। यदि हम शिशु के व्यवहार का भलीभांति निरीक्षण करें तो हम देख सकते हैं कि उसमें पहले एकांत की भावना होती है, यानी कि शुरुआत के वर्षों में वो अकेले ही हर एक चीज़ खेलना चाहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सामाजिकता की भावना उसके अंदर पनपने लगती है और सबके साथ मिलजुल कर काम करने लगता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बालक है वो शुरुआत के वर्षों में अकेले खेलना चाहता है कि साथ में खेलने चाहता है, तो हमें टिक लगाना है अकेले खेलना चाहता है। उसे अकेले खेलने में ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर गाइस उसके बाद है सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास यानी कि शुरुआत के वर्षों में सामाजिक भावना को उस बालक के अंदर या शिशु के अंदर सामाजिक भावना नहीं होती है। वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों का साझीदार बनाता है या दूसरे बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है, दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। यानी कि सामाजिक भावना में ये कहा गया है कि जैसे जो बच्चा रहता है, हम कभी कभी देखते हैं कि अगर कोई ऐसे डरवाता है उसकी मम्मी को, तो अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश करता है, या भाई बहन को कोई डरवाता है तो अपने भाई बहन को बचाने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिक भावना डेवलप होने लगती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो गाइस
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।